नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं तिवारी प्रेजेंटेशन। 24 जून 1859 को एक ऐतिहासिक युद्ध हुआ था। ये युद्ध हुआ था इटली के सोल्फेरिनो गांव में और इसको सोल्फेरिनो के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये युद्ध लड़ा गया था फ्रांस और सार्डिनिया की सेना एक तरफ थी और दूसरी तरफ थी ऑस्ट्रिया की सेना। दोस्तों, सोल्फेरिनो वार को समझने से पहले हमें इटली की स्थिति को समझना होगा। इटली उस समय 3 भागों में विभाजित था, नॉर्थ इटली, मिड इटली और साउथ इटली। अब 3 भागों में विभाजित क्यों हुआ, इसको समझने के लिए हमको वियना कांग्रेस को समझना होगा। तो यहाँ पर इतिहास की ज़्यादा गहराई में मैं नहीं जाऊँगा। वियना कांग्रेस 1815 में हुआ था, जिसमें इटली को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। जो नॉर्थ इटली का पार्ट था वो ऑस्ट्रिया का अधीन था। मध्य इटली, जिसमें पोप का शासन था, जिसमें रोम आता था, जो इटली की वर्तमान राजधानी है अभी, और साउथ इटली आता था, जो कि बुर्बो वंश के शासन के अधीन था। तो साउथ में नेपल्स और सिसिली आते थे। नॉर्थ के रीजन में लोम्बार्डी और वेनेशिया का प्रदेश था। इसके अलावा रोम, जो बीच वाला हिस्सा था, उसके बाद छोटे छोटे प्रदेश और थे, जिसमें अलग अलग शासकों का शासन था। उन्हीं में से एक था सार्डिनिया पिडमॉन्ट और पर्मा, टस्कनी और मोडेना। जो सार्डिनिया पिडमॉन्ट था, इसको याद रखिएगा अच्छे से, क्योंकि आगे चल के इटली के एकीकरण में जो मुख्य भूमिका है वो सार्डिनिया पिडमॉन्ट की ही है। यहाँ पर सिवाय वंश के शासक विक्टर इमैनुअल का शासन था, जिस समय इटली का एकीकरण हुआ। विक्टर इमैनुअल की भूमिका वैसे ही है इटली के एकीकरण में जैसे भारत के एकीकरण में सरदार पटेल की भूमिका है। 1849 में विक्टर इमैनुअल राजगद्दी पर बैठता है सार्डिनिया पिडमॉन्ट की, और यहीं से शुरू होता है इटली के एकीकरण। उसके दिमाग में सिर्फ राष्ट्रीयता थी और इटली के एकीकरण की भावना थी। वो इटली को हर हाल में एकीकृत करना चाहता था, अपने साम्राज्य में पूरी इटली को मिलाना चाहता था। आइए देखते हैं विक्टर इमैनुअल ने किस प्रकार से कार्य किया और एक असंभव कार्य को उसने संभव कर दिखाया। विक्टर इमैनुअल II कहा जाता है इनको, और ये अकेले व्यक्ति नहीं थे जो इटली के एकीकरण का सपना देख रहे थे। सार्डिनिया के राजगद्दी पर 1849 में बैठने के बाद विक्टर इमैनुअल का एक ही लक्ष्य था, इटली का एकीकरण करना। और उनके इस कार्य में 3 लोग और थे। एक थे जोसेफ मेजिनी, जो इनसे पहले इटली के एकीकरण का सपना देख रहे थे और इटली की जनता में राष्ट्रीयता और एकीकरण की भावना और देशभक्ति की भावना जगाने का कार्य ये कर रहे थे। इनका खुद का एक संगठन था यंग इटली के नाम से, युवा इटली के नाम से, जिसकी स्थापना इन्होंने 1831 में की थी। इसके अलावा जेसेप्से गेरिबाल्डी भी थे, जो इटली की एकीकरण का सपना देख रहे थे। गेरिबाल्डी की अपनी खुद की इनकी सेना थी, रेड शर्ट या लाल शर्ट के नाम से इनकी एक सेना थी, जिसका ये नेतृत्व कर रहे थे। ये तो सहयोगी थे, लेकिन जो मुख्य इनके जो सहयोगी थे विक्टर इमैनुअल के, वो थे इनके प्रधानमंत्री काउंट डी कैबूर। काउंट डी कैबूर 1852 में सार्डिनिया पिडमॉन्ट के प्रधानमंत्री बनते हैं और बनते ही ये अपनी लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, संपूर्ण इटली का एकीकरण। इनका एक ही मकसद था। ये बहुत ही तेज दिमाग और बहुत ही कूटनीतिज्ञ व्यक्ति थे। समय का फायदा उठाना इनको अच्छी तरह से आता था। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इनकी पकड़ बहुत बढ़िया थी। ये उस समय के शक्तिशाली देशों को अपने हित के अनुसार इस्तेमाल करना जानते थे और ये अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना शुरू करते हैं काउंट डी कैबूर। और इटली के एकीकरण में इनका महत्वपूर्ण भूमिका रहता है। हालांकि जो मेन श्रेय है, इटली का जनक कहा जाता है विक्टर इमैनुअल II को, लेकिन विक्टर इमैनुअल II की जो अवधारणा थी उसको प्रैक्टिकली
जो कार्य कर रहे थे वो थे काउंट डी कैबूर, इनके प्रधानमंत्री। आइए समझते हैं इन्होंने कैसे किया यह संभव सा कार्य। दोस्तों, इटली का एकीकरण कई चरणों में कंप्लीट होता है। पहला चरण 1849 जिसमें छुटपुट विद्रोह होता है ऑस्ट्रिया के खिलाफ। दूसरा चरण 1859 जिसमें सोल्फेरिनो का वार होता है। और तीसरा चरण होता है 1860 जिसमें मध्य इटली का विलय होता है। 1866 में वेनेशिया पर कब्जा होता है और 1870 में फाइनली रोम का विलय होता है इटली में, और यहीं से इटली का एकीकरण कंप्लीट होता है। जो प्रधानमंत्री थे सार्डिनिया पिडमांट के, काउंट डी कैबूर, जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये जब 1852 में प्रधानमंत्री बनते हैं तो ये समझ जाते हैं बिना विदेशी सहायता के इटली का एकीकरण असंभव है, क्योंकि इटली कई भागों में बटा हुआ था। उत्तरी इटली में बता चुका ऑस्ट्रिया का शासन था, तो इनका सबसे पहले प्राथमिकता था ऑस्ट्रिया से इटली को आज़ाद कराना, और इसके लिए उस समय के शक्तिशाली देश फ्रांस का सहयोग लेते हैं। प्रधानमंत्री बनने के 2 साल बाद ही इनको मौका हाथ लग जाता है कैबूर को। उस समय 1854 में फ्रांस और रूस के बीच युद्ध चल रहा था क्रीमिया को लेकर। जी हाँ, वही क्रीमिया जो आज की स्थिति में रूस और यूक्रेन के बीच विवाद की मुख्य वजह है। इसमें फ्रांस की सहायता करते हैं कैबूर, और 1856 में जब युद्ध समाप्त होता है, फ्रांस और रूस के बीच पेरिस की संधि होती है और युद्ध समाप्त हो जाता है। लेकिन कैबूर उस समय फ्रांस के जो तत्कालीन शासक थे नेपोलियन III, उनकी नज़रों में वाहवाही लूटने में सफल हो जाते हैं, और अंततः 1858 में फ्रांस के साथ एक संधि करते हैं, प्लम्बियर्स की संधि। संधि की मुख्य शर्त थी कि फ्रांस सैन्य सहायता देगा सार्डिनिया पिडमांट को ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध में, और नॉर्थ इटली को इससे स्वतंत्र कराया जाएगा ऑस्ट्रिया से। बदले में जो नीस और सेवाय का जो क्षेत्र था वो सार्डिनिया फ्रांस को देगा। अब जब फ्रांस से सहायता मिलना सुनिश्चित हो जाता है कैबूर को, तो नॉर्थ इटली में जो लोम्बार्डी और वेनेशिया का जो क्षेत्र था उसमें विद्रोह को हवा दे देता है कैबूर। वहाँ ऑस्ट्रिया के खिलाफ विद्रोह हो जाता है। जब ऑस्ट्रिया के खिलाफ विद्रोह होता है तो ऑस्ट्रिया का जो शासक था फ्रांस जोसेफ I, वो विद्रोह को कुचलने के लिए सैनिक भेजता है वहाँ। जब ये बात कैबूर को पता चलती है तो वो अपनी आर्मी वहाँ पर भेज देता है और फ्रांस की सहायता भी ले लेता है। और ये वही गांव है दोस्तों, इटली का सोल्फेरिनो गांव, जहां सोल्फेरिनो का युद्ध लड़ा जाता है 1859 को। 24 जून 1859 को ये लड़ाई होती है। लड़ाई एक ही दिन चलती है, लेकिन इतनी रक्त रंजित लड़ाई थी कि इसमें लाखों सैनिक घायल हो जाते हैं, 40,000 के आसपास मारे जाते हैं। और ये वही युद्ध था जिसको देखकर हेनरी ड्यूनेंट ने वर्ल्ड रेड क्रॉस की स्थापना की। इसको हम समझेंगे वीडियो में आगे। अभी समझते हैं इटली के एकीकरण को ही। इस युद्ध के बीच एक विचित्र घटना भी घटती है। प्रसा जो है, प्रसा यानी पूर्व जर्मन साम्राज्य, वो ऑस्ट्रिया की सहायता में आ जाता है। फ्रांस इससे घबरा जाता है और एक संधि करवा देता है। 10 नवंबर 1859 को एक संधि होता है फ्रांस, ऑस्ट्रिया और सार्डिनिया के बीच, जिसमें जो लोम्बार्डी का जो इलाका था वो सार्डिनिया को मिल जाता है, लेकिन वेनेशिया का जो क्षेत्र है वो ऑस्ट्रिया के पास ही रहता है, और फ्रांस को नीस और सेवाय का क्षेत्र मिल जाता है। लेकिन इस संधि से जो कैबूर था और विक्टर एमेनुएल दोनों खुश नहीं थे। वो पूरा नॉर्थ इटली चाहते थे, लेकिन उसको ये क्षेत्र उनको मिला नहीं। फाइनली वो इंतज़ार करते हैं फिर से समय का, और फिर से उनको अगला समय भी मिल जाता है। 1860 में एक महत्वपूर्ण घटना घटता है इनके साथ। जो छोटे छोटे और राज्य थे, परमा, मेडोना और टस्कनी, यहाँ के लोग जनमत संग्रह करते हैं और खुद से सार्डिनिया पिडमांट में शामिल होने का निर्णय ले लेते हैं। 1860 में ही जेप्से गेरबाल्डी
जो साउथ इटली का जो क्षेत्र था जिसमें नेपाल और सिसिली के राज्य आ रहे थे, वहाँ के विद्रोह को हवा दे देते हैं ये, और जो बुर्बो वंश का जो वहाँ पर शासन था उसको उखाड़ फेंकते हैं। जून 1860 को सिसिली पर कब्जा हो जाता है सार्डिनिया पिडमांट का, और सितंबर 1860 में नेपल्स पर भी कब्जा हो जाता है सार्डिनिया पिडमांट का। ये दोनों कार्य गैरिबाल्डी के नेतृत्व में होता है। अब इसके बाद सार्डिनिया अपना नाम भी चेंज कर लेता है। 18 फरवरी 1861 को अपना नया नाम इटली रख लेता है, क्योंकि इसके अंतर्गत अब जितने भी छोटे राज्य थे, परमा, मोडेना, टस्कनी, साउथ का इटली संपूर्ण और नॉर्थ इटली में लोम्बार्डी का क्षेत्र आ गया था। अभी भी दो क्षेत्र शेष थे, एक विनिशिया और दूसरा रोम। इसी बीच एक धक्का भी लगता है। इनके जो प्रधानमंत्री थे काउंट डी कैबूर 1862 को दुनिया को अलविदा कह देते हैं। अभी भी दो कार्य शेष था, एक ऑस्ट्रिया का जो अधिग्रहित क्षेत्र था विनिशिया, और रोम जो पोप के अधीन था उसको इटली में मिलाना। इसके लिए विक्टर एमेनुअल एक सही समय का इंतजार करते हैं। अब जो बचा हुआ एकीकरण का कार्य था उसको अपने दम से खींचते हैं विक्टर एमेनुअल II, और इनको मौका भी हाथ लग जाता है बहुत जल्दी 1866 में, जब प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच युद्ध स्टार्ट हो जाता है। इस युद्ध का वो फायदा उठाते हैं और अक्टूबर 1866 में नॉर्थ इटली का जो क्षेत्र बचा हुआ था विनिशिया का क्षेत्र, उसको भी अपने अधिकार में ले लेते हैं और इटली में मिला लेते हैं। थोड़ा सा और ये इंतजार करते हैं। 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध स्टार्ट होता है। तो जो रोम का जो क्षेत्र था जो पोप के अधीन था उसमें फ्रांस की सेना उपस्थित थी, फ्रांस उनको सहायता दे रहा था। तो जब प्रसा और फ्रांस के बीच युद्ध स्टार्ट होता है तो फ्रांस को सैनिकों की आवश्यकता पड़ती है और रोम से अपने सैनिकों को वापस बुला लेता है। तो फाइनली इस मौका को भी हाथ से जाने नहीं देते विक्टर एमेनुअल, और 20 सितंबर 1870 को रोम पर भी इनका फाइनली कब्जा हो जाता है, और इस प्रकार से इटली के एकीकरण का इनका कार्य कंप्लीट हो जाता है। 2 जून 1871 को इटली का नया संविधान लागू कर दिया जाता है, और इसी दिन को इटली अपना गणतंत्र दिवस भी मनाता है। 7 जुलाई 1971 को रोम को औपचारिक रूप से इटली का राजधानी घोषित कर दिया जाता है। तो ये रहा दोस्तों इटली का एकीकरण, जिसे इल रिसोर्जिमेंतो कहा जाता है। अब आइए समझते हैं वर्ल्ड रेड क्रॉस डे क्यों मनाया जाता है। आखिर ऐसा क्या घटना हुआ कि हेनरी ड्यूनेंट को वर्ल्ड रेड क्रॉस की स्थापना करना पड़ा, जिनेवा कन्वेंशन क्यों अस्तित्व में आया, आइए समझते हैं वीडियो में आगे। दोस्तों हेनरी ड्यूनेंट का जन्म हुआ था 8 मई 1828 को जिनेवा में। इनके माता पिता धार्मिक स्वभाव के थे और समाज सेवा में लगे रहते थे, जिससे इनको भी इनके माता पिता का प्रभाव पड़ा। ये भी करुणा और दयाशील व्यक्ति थे। अपने बिजनेस के सिलसिले में ये गए थे फ्रांस नेपोलियन III से मिलने के लिए, लेकिन इनकी मुलाकात नेपोलियन III से हो नहीं पाती, तो ये चले जाते हैं इटली सोल्फेरिनो, और ये ठीक उसी समय पहुंचते हैं जिस समय वहाँ वार स्टार्ट होता है। अपने आँखों से ये सोल्फेरिनो का वार देखते हैं और सैनिकों की दुर्दशा देखते हैं, घायल सैनिकों की स्थिति को देखते हैं, तो इनके अंदर दया और करुणा की भावना जागृत हो जाती है। ये वहाँ के कुछ लोगों को और महिलाओं को इकट्ठा करते हैं और घायल सैनिकों का उपचार करते हैं, उनकी सहायता करते हैं। वहाँ से आकर ये बुक लिखते हैं ए मेमोरी ऑफ सोल्फेरिनो, जो आगे चल के प्रकाशित होता है। ये बुक ये लिखते हैं 1860 में, और ये जब 1-2 साल बाद जब ये बुक का प्रकाशन होता है तो बहुत से गवर्नमेंट्स, देश की सरकारों का ध्यान इनकी बुक की ओर जाता है और महसूस करते हैं क्योंकि ऐसा संगठन भी होना चाहिए जो युद्ध के समय में घायल सैनिकों का उपचार कर सके, उनकी देखरेख कर सके। तो अपनी पुस्तक में ये निवेदन भी करते हैं ऐसे संगठन बनाने के लिए। फाइनली इनके निवेदन पर 1863 में वर्ल्ड रेड क्रॉस
जिसे ICRC कहा जाता है, की स्थापना होती है इनकी उपस्थिति में। तो हेनरी ड्यूनेंट का ही मेहनत था कि 22 अगस्त 1864 को पहला जिनेवा कन्वेंशन होता है, जिसमें घायल सैनिकों की उपचार, उनकी देखरेख, उनके साथ अच्छी व्यवहार करने का संकल्प लिया जाता है, इसमें प्रावधान किया जाता है। अगला 1906 में होता है, जो समुद्री युद्ध को लेकर था। ऐसे जलपोत जिसमें चिकित्सा सामग्री, चिकित्सा के घायल सैनिक हैं, ऐसे जलपोत पर हमला नहीं किया जाएगा। 1929 में अगला जिनेवा कन्वेंशन होता है, जो युद्ध बंदियों पर लागू होता है कि युद्ध बंदियों पर या सैनिक, ऐसे सैनिक जो युद्ध में बंदी बनाए जाते हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार, मानवीय व्यवहार किया जाएगा, उनका इलाज कराया जाएगा, उनकी अच्छी देखरेख, अच्छी भोजन उपलब्ध कराने का प्रावधान इसमें रखा गया। 1949 में अगला जिनेवा कन्वेंशन होता है, जिसको 21 अक्टूबर 1950 को लागू किया गया, जिसमें सैनिकों के साथ साथ नागरिकों पर भी हमला नहीं करना सुनिश्चित किया गया। अस्पतालों या ऐसे जगह जो युद्ध से संबंधित ना हो पर हमला नहीं किया जाएगा, ये सुनिश्चित किया गया। इसके कुछ प्रावधान 1977 में भी लागू किए गए। 1977 में जो इसमें और प्रावधान जोड़े गए, उसमें युद्ध बंदियों की रिहाई सुनिश्चित की गई, वो भी रेड क्रॉस के माध्यम से, और सैनिकों के साथ सिर्फ उनकी पूछ परख ही की जाएगी, उनकी जाति, धर्म को लेकर किसी भी प्रकार का भेदभाव या अमानवीय व्यवहार उनके साथ नहीं किया जाएगा। तो ये रहा जिनेवा कन्वेंशंस। दोस्तों, वर्ल्ड रेड क्रॉस को 3 बार नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। पहला नोबेल प्राइज़ इसको मिला 1917 में इनके प्रथम विश्व युद्ध के योगदान को लेकर। दूसरा नोबेल प्राइज़ मिला 1944 को द्वितीय विश्व युद्ध में इनके अच्छे कार्यों को लेकर। तीसरा 1963 में इसकी स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पर 100 साल तक इन्होंने जो सेवाएं की मानवीय जगत को, उसको लेकर इनको पुरस्कृत किया गया नोबेल प्राइज़ से। और हेनरी ड्यूनेंट को शांति का नोबेल पुरस्कार पहली बार प्रदान किया गया, अर्थात नोबेल का जो शांति पुरस्कार दिया जाता है उसके पहले विजेता हेनरी ड्यूनेंट हैं। दोस्तों, वर्ल्ड रेड क्रॉस अपने कुछ विशेष सिद्धांतों का पालन करते हैं, जिनमें फेयरनेस, ह्यूमैनिटी, फ्रीडम, न्यूट्रलिटी, इंटीग्रेशन, वॉलेंट्री और यूनिवर्सलिटी। हर साल इनका भी थीम रखा जाता है। जैसे 2021 में इनका थीम रखा गया टुगेदर वी आर अनस्टॉपेबल, 2022 बी ह्यूमन काइंड, 2023 एवरीथिंग वी डू वांट फ्रॉम द हार्ट, 2024 आई गिव विथ जॉय एंड द जॉय आई गिव इज ए रिवार्ड। चूँकि 8 मई को जन्म हुआ था हेनरी ड्यूनेंट का, 8 मई 1949 को पहला वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया गया और ऑफिशियली रूप से 1984 से अभी तक के लगातार 8 मई को ही मनाया जा रहा है। 1949 का जो जिनेवा कन्वेंशन था वो 21 अक्टूबर 1950 को लागू हुआ और 1950 के दशक में 50 देशों ने इसे लागू किया, 60 के दशक में 48 देशों ने इसे लागू किया, 1970 के दशक में 20 देशों ने इसे लागू किया, 1980 के दशक में 20 देश, 1990 के देश में 26 देश और 2000 में 7 देशों ने इसे अपनाया। आज के डेट में 194 देश जिनेवा कन्वेंशंस को अपनाते हैं या स्वीकार करते हैं, इसके रूल रेगुलेशन को मानते हैं। तो ये रहा जिनेवा कन्वेंशंस और वर्ल्ड रेड क्रॉस डे पर हमारा विशेष वीडियो कैसा लगा कमेंट्स कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे एक इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।